Hello friends, welcome back to my channel CBSE History. I am Vijendra Nagda here with you to discuss the various chapters of class 12th history. Today we discuss class 12 chapter 2, that is kings, farmers and towns, the objective और the multiple choice questions. आज हम कक्षा 12वीं के दूसरे अध्याय किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स यानी राजा किसान और नगर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, देवनाम पिया मीन्स। देवनाम पिया का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सन ऑफ गॉड, ऑप्शन बी बिलवड ऑफ द गॉड, ऑप्शन सी प्लीजेंट टू बिहोल्ड, ऑप्शन डी इनकारनेशन ऑफ गॉड। ए यानी राजा का भगवान का पुत्र, बी भगवान को प्रिय, सी देखने में सुंदर और डी भगवान का अवतार। तो देवनाम प्रिय शब्द से ही इसका अर्थ निकलता है देवताओं को प्रिय यानी बिलवड ऑफ द गॉड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिलवड ऑफ द गॉड्स। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू महाजनपदास। इनमें से कौन सा कथन महाजनपदाओं के बारे में सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए दे आर 18 इन नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि महाजनपद संख्या में कुल 16 थे, इसलिए ये पहला सेंटेंस सही नहीं है। दूसरा, दे हैड कैपिटल सिटीज़ विच वर ऑफन फोर्टिफाइड। उनकी अपनी राजधानियाँ थी जो किलाबंद होती थी। तीसरा, सी ऑप्शन है, दे वर मोनार्कीज ओनली, वो सिर्फ राजशाही थे। और चौथा, दे वर लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेटू, और महाजनपद दक्षिण का पठार या दक्षिण भारत में स्थित थे। तो न तो उनकी संख्या 18 थी, न ही वो सिर्फ राजशाही थे और न ही वो दक्षिण के पठार में स्थित थे। वो तो थे जिनकी राजधानियाँ जो है किलेबंद होती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दे हैड कैपिटल सिटीज़ विच वर ऑफन फोर्टिफाइड। ठीक है, फिर कुछ आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मगधा इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है मगध के बारे में गलत है? तो गलत को इसमें ढूंढना है। तो पहला, इट हैड हाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कृषि उत्पादन होता था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, एलिफेंट्स वर फाउंड इन फॉरेस्ट इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में जंगलों में हाथी पाए जाते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा, तुंगभद्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड ए मीन ऑफ चीप कम्युनिकेशन, तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में संचार का और यातायात का सस्ता जो है साधन उपलब्ध कराती थी। तो ये जो कथन है वो गलत लग रहा है, क्योंकि मगध जो है गंगा और सोन नदियों के आसपास के क्षेत्र में स्थित था, जबकि तुंगभद्रा दक्षिण भारत में कर्नाटका की एक नदी है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, डी जो है इसको हम देखें, इट हैड रिच डिपोजिट्स ऑफ आयरन ओर, तो मगध में आयरन ओर या लोहे के भी बहुत अधिक भंडार पाए जाते थे। तो ऑप्शन ए बी डी जो है सही है, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा एंड ट्रिब्यूटरीज। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू धम्मा इज फॉल्स। धर्म के संबंध में, धम्मा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए रेस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बी ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, नौकरों और दासों के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी, एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना चाहिए रिलीजन के नाम पर, यानी सेक्रीफाइसिंग एनिमल्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। और डी रिलीजियस टॉलरेंस यानी धार्मिक सहिष्णुता। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो गलत हो रहा है, कि जिसमें धर्म के नाम पर जानवरों की बलि करने को धर्म में नहीं माना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, सेक्रीफाइसिंग एनिमल्स इन नेम ऑफ रिलीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस हैं, ए हरिसेना, बी मेगस्थनीज, सी कौटिल्य, डी अशोका। तो सभी जानते हैं अर्थशास्त्र की पुस्तक जो है वो चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन को
क्या कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन है आपके सामने ए न्यूमिस्मैटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र, बी एपिग्राफी यानी अभिलेख शास्त्र, सी आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व शास्त्र और डी पैलियोग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र। तो अभिलेख से संबंधित है तो अभिलेख शास्त्र कहते हैं एपिग्राफी को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एपिग्राफी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज ब्राह्मी एंड खरोष्टी वर डिसाइफर्ड बाय, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने सबसे पहले पढ़ा। ऑप्शन है आपके सामने ए कनिंगम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी आर.एम. मिलर और डी जॉन मार्शल। तो इन दोनों ही लिपियों को पढ़ने का क्रेडिट जाता है 1840 के दशक के आसपास जेम्स प्रिंसेप ने इन दोनों को डिसाइफर किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जेम्स प्रिंसेप। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज वन ऑफ द सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन इज, मौर्यों की हिस्ट्री को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स इनमें से कौन सा है। ए मनुस्मृति, बी ऋग्वेदा, सी महाभारत, डी अर्थशास्त्र। तो मनुस्मृति, ऋग्वेदा और महाभारत एक तरह के धार्मिक साहित्य में आते हैं, जबकि इस काल का मौर्य पीरियड का जो इतिहास है वो अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि चाणक्य ने लिखी थी उससे पता लगता है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अर्थशास्त्र। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया वर इश्यूड बाय, इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने रिलीज़ किए थे, इशू किए थे। ऑप्शन से आपके सामने ए शकाज, बी गुप्तास, सी कुशाणास और डी योधेयास। तो सबसे पहले इस सोने के सिक्के या स्वर्ण मुद्राएं चलाने का प्रचलन करने का क्रेडिट जो है वो इंडो ग्रीक रूलर्स को जाता है। तो इसमें इंडो ग्रीक रूलर्स में थे कुशाणास। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कुशाणास। कनिष्क और कुशाणास के स्वर्ण मुद्राएं प्रसिद्ध थी, बहुत अधिक मात्रा में मिली है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इंस्क्रिप्शंस की लिमिटेशंस या सीमाओं से संबंध में गलत है, इनकरेक्ट है, गलत सेंटेंस हमें बताना है। तो ऑप्शन है ए, समटाइम्स लेटर्स आर फैंटली एनग्रेव्ड, कभी कभी अक्षर जो है बहुत ही हल्के लिखे हुए मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये उसकी एक सीमा है। दूसरा, नॉट ऑल इंस्क्रिप्शंस हैव सर्वाइव्ड, सभी इंस्क्रिप्शंस जो है वो बचे नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो है टूट फूट गए, ख़त्म हो गए हैं। ऑप्शन सी, ऑल इंस्क्रिप्शंस हैव बीन डिसाइफर्ड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है कि सारे इंस्क्रिप्शन को पढ़ा नहीं गया है या पढ़ा नहीं जा सका है। तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन डी ऑप्शन भी हम देखते हैं, जॉयज़ एंड सोरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस डू नॉट फाइंड अ मेंशन, लोगों के प्रतिदिन की खुशियाँ के और दुखों के बारे में अभिलेख से जानकारी नहीं मिलती है। तो ये भी सही बात है, अभिलेखों से लोगों के प्रतिदिन के सुख दुख की जानकारी नहीं मिलती है। तो इन चारों ही सेंटेंस में ऑप्शन सी जो है वो इंस्क्रिप्शन की सीमाओं के संबंध में गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स को हिंदी में कहते हैं मुद्रा, और सिक्के भी एक तरह की मुद्रा है। तो न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। ऑप्शन बी एपिग्राफी यानी अभिलेख शास्त्र, ऑप्शन सी आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व और ऑप्शन डी पैलियोग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र। तो न्यूमिस्मैटिक्स मुद्रा और कॉइन्स भी एक मुद्रा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूमिस्मैटिक्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, तक्षशिला एंड उज्जैनी वर, तक्षशिला एंड उज्जैनी क्या थे। इन चारों ऑप्शन में से हमें पता करना है ये दोनों क्या थे। ए इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य के ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र थे। दूसरा, इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रांतीय प्रशासनिक केंद्र थे। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे, या ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग, अध्ययन के प्रमुख केंद्र थे। तो न तो ये अध्ययन के प्रमुख केंद्र थे, न ही ये महाजनपदास थे, और न ही ये गुप्ता एम्पायर के प्रमुख सेंटर्स थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बनता है ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। और हम पता है कि मौर्य एम्पायर में 5 प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी और पाटलिपुत्र। तो बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 13 नंबर, कलिंगा विच वॉज कॉन्कर्ड बाय अशोका इज लोकेटेड इन, कलिंगा जो कि अशोक ने जीता था उसकी वर्तमान में स्थिति कहाँ पर है। ए प्रेजेंट डे बिहार, बिहार में, बी आसाम में, सी प्रेजेंट डे उड़ीसा, उड़ीसा में, या डी प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। तो सभी जानते हैं कि उड़ीसा का ही पुराना नाम कलिंगा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रेजेंट डे उड़ीसा।
इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़ द स्टोरी नोन एज गेंडातिंदु जातका डिस्क्राइब्स। गेंडातिंदु जातका में जो कहानी है वो उसमें किसका वर्णन है? गेंडातिंदु जातका की कहानी हमें बतानी, उसमें किस के बारे में इनमें से वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए द कलिंगा वॉर फॉट बाय अशोका, अशोका द्वारा लड़ी गई कलिंगा वॉर के बारे में। ऑप्शन बी द फ्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ ए विकेड किंग, एक दुष्ट राजा की प्रजा की दुर्दशा के संबंध में। ऑप्शन सी द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म के नियमों के बारे में। या ऑप्शन डी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स यूज बाय द मौर्यास, मौर्य द्वारा यूज़ की गई कृषि तकनीक के बारे में। तो ये गेंडातिंदु जात का जो कि सांची स्तूपा पर जिसकी मूर्तियाँ बनाई गई है, तो वहाँ पर एक दुष्ट राजा द्वारा प्रजा की दुर्दशा के संबंध में कहानी दी गई है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ गेंडातिंदु द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए विकेड किंग। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, प्रशस्तीज वर कंपोज टू, प्रशस्तीज लिखी गई थी किसके लिए? ऑप्शन ए टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीजेंट्स, किसानों की समस्याओं को हाईलाइट करने के लिए। ऑप्शन बी सिंग द प्रेज ऑफ द किंग्स, राजाओं की प्रशंसा को गाने के लिए। ऑप्शन सी डिस्क्राइब द मैसेज ऑफ किंग्स टू हिज सब्जेक्ट्स, राजा के मैसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए। या ऑप्शन डी स्प्रेड अशोकास धम्मा, अशोक के धम्म को प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए, प्रसार करने के लिए। तो प्रशस्ति शब्द का ही शाब्दिक अर्थ होता है प्रशंसा, यानी प्रशंसा में। तो जो ऑप्शन बी जो है वो बता रहा है राजा की प्रशंसा में, तो प्रशस्ति राजाओं की प्रशंसा में ही लिखी जाती थी, इसलिए इसका आंसर है बी सिंग द प्रेज ऑफ किंग्स। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द किंग ए विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्लूज, इन क्लूज के द्वारा ए नाम के राजा का पता कीजिए। ये ए कौन है? क्लू नंबर 1 है आपका, ए फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन मगध, ए ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और दूसरा क्लू है मैगस्थनीज ए ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ ए, और मैगस्थनिक जो कि एक यूनानी राजदूत था, उसने इसी राजा के दरबार को विजिट किया था। ऑप्शन है वो राजा कौन थे? ए अशोका, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कौटिल्य, या डी बिंबिसार। तो हम सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उन्हीं के दरबार में मैगस्थनीज नाम का जो है एम्बेसडर आया था ग्रीक का, जिसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शना लेक वो सिचुएटेड एट, सुदर्शना लेक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंचाल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी कोसी। इन चारों में से सुदर्शना लेक जो है वो गिरनार गुजरात में स्थित है, और जिसका बार बार जो है रिपेयर मरम्मत करवाई गई थी। तो ऑप्शन सी गिरनार। फिर क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वर अडप्टेड बाय द सब्जेक्ट्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर टैक्सेस, बढ़ती हुई टैक्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए किसानों द्वारा इनमें से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता था? कैसे वो उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर पाते थे? तो ऑप्शन ए पीपल अबंडेंड देयर विलेज एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट, लोग अपने गांवों को खाली कर देते थे और जंगलों में भाग जाते थे। ऑप्शन बी इंक्रीज द प्रोडक्शन, या फिर वो उत्पादन बढ़ाते थे। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दोनों ही सही है। या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि टैक्स की बढ़ती डिमांड को अगर वो पूरा करना चाहते थे तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाते थे, और नहीं पूरा कर पाते थे तो वो जंगलों में भाग जाते थे। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे, इसलिए प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांट्स वर रिकॉर्डेड ऑन, ज़्यादातर जो भूदान है, जमीन का दान जो है, लैंड ग्रांट्स हैं, वो किस पर रिकॉर्ड किए गए, उनके अभिलेख कौन से हैं? ए कॉपर प्लेट्स, बी गोल्ड प्लेट्स, सी सिल्वर प्लेट्स, और डी ब्रॉन्ज प्लेट्स। ताम्रपत्र, स्वर्ण पत्र, रजत पत्र या कांस्य पत्र, इनमें से किस पर इनका रिकॉर्ड मिलता है? तो प्रभावती गुप्ता के लैंड ग्रांट्स के रिकॉर्ड हमें मिले हैं जो कि कॉपर प्लेट्स पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज कॉपर प्लेट्स। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इश्यू कोइंस बियरिंग द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स, इनमें से कौन से राजाओं ने ऐसे सिक्के निकाले जो जिस पर राजा के नाम और उनकी इमेज होती थी? तो ऐसे सिक्के निकालने का जो श्रेय है किसको जाता है? ए चोला रूलर्स, बी गुप्ता रूलर्स, सी मौर्यन रूलर्स, या डी
इंडो ग्रीक रूलर्स। तो भारत में सबसे पहले इस तरह की मुद्राओं को निकालने का श्रेय जाता है इंडो ग्रीक रूलर्स को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडो ग्रीक रूलर्स, भारतीय यूनानी राजा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाट फॉर वोटिव इंस्क्रिप्शंस। वोटिव इंस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं? ए, मैरिज आउटसाइड द कास्ट, जाति के बाहर विवाह को। ऑप्शन बी, पिलर इंस्क्रिप्शंस को। ऑप्शन सी, गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भेंट को। या ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकारों के संघ को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मंदिरों में या धार्मिक संस्थाओं को जो भेंट दी जाती थी उसे वोटिव इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट वाज अग्रहारा। अग्रहारा क्या थे? तो अग्रहारा क्या थे? तो उसके ऑप्शन है, ए, डोनेशन टू टेम्पल्स, मंदिरों को दिया गया दान। बी, लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणास, ब्राह्मणों को दी गई भूमि। ऑप्शन सी, डोनेटेड टू जेन्स, जेन्स को दिया गया दान। या डी, ऑप्शन डोनेशन टू पाठशालास, पाठशाला या विद्यालयों या स्कूलों को दिया गया दान। तो अग्रहारा जो है लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणस, ब्राह्मण को दी गई जमीन को अग्रहार कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन पर, दैट इज हर्षचरिता वॉज कंपोज बाय। हर्षचरित एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए, हर्षवर्धन, बी, हरिसेना, ऑप्शन सी, बाणभट्टा, या ऑप्शन डी, चाणक्य। तो हर्षवर्धन ने हर्षचरिता नहीं लिखी थी, न हरिसेना ने लिखी थी, न चाणक्य ने लिखी थी। इसको लिखने का जो क्रेडिट है दैट गोज टू बाणभट्टा। बाणभट्टा वॉज द कर्टियर पोइट ऑफ हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो इसमें हमें असर्शन और रीज़न दोनों को पढ़ना है और उसके बाद दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का असर्शन है, ए, प्रभावती गुप्ता वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड मैरिड टू द वाकाटका रूलिंग फैमिली। प्रभावती गुप्ता जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और वाकाटका शासकीय परिवार में उनका विवाह हुआ था। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा ही था। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की पुत्री थी और वाकाटका फैमिली में उनका विवाह हुआ था। दूसरा इसका रीज़न जो दिया गया है, द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रभावती गुप्ता इंडिकेटेड दैट विमेन डिडंट हैव एक्सेस टू लैंड। प्रभावती गुप्ता के जो भूदान के ताम्रपत्र के अभिलेख हैं उनसे ये पता लगता है कि उस समय महिलाओं को ज़मीन का अधिकार नहीं था। तो ये जो कारण है, ये कारण गलत लग रहा है क्योंकि प्रभावती गुप्ता ने खुद भूदान दिए हैं, वो एक महिला थी, उनके द्वारा भूदान दिए जाने के हमें एविडेंस मिलते हैं। तो इस प्रश्न का जो है असर्शन सही लग रहा है लेकिन रीज़न गलत है। तो इसके आधार पर बोथ ए एंड आर ट्रू ये नहीं होंगे, ए और बी दोनों नहीं इसके सही आंसर होंगे। सी इसका सही आंसर होगा, ए इज़ ट्रू बट और आर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो क्योंकि इसका असर्शन सही है, रीज़न गलत है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। मनुस्मृति इनमें से कौन से सेंचुरी में लिखी गई थी? ऑप्शन ए, फर्स्ट सेंचुरी BCE टू फर्स्ट सेंचुरी CE, ऑप्शन बी, फर्स्ट सेंचुरी CE टू सेकंड सेंचुरी, ऑप्शन सी, सेकंड सेंचुरी BCE टू सेकंड सेंचुरी CE, एंड ऑप्शन डी, सेकंड सेंचुरी BCE टू फर्स्ट सेंचुरी CE। तो मनुस्मृति जो कि एक बहुत बड़ा धर्मशास्त्र है, तो उसका जो लिखने का काम है लगभग 400 वर्षों में पूरा हुआ था, सेकंड सेंचुरी BCE से लेकर सेकंड सेंचुरी CE। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ सेकंड सेंचुरी BCE टू सेकंड सेंचुरी CE। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। द लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल संगमा आर कॉल्ड एज। बहुत बड़े बड़े भूस्वामियों को तमिल संगमा में क्या नाम से पुकारा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था, बड़े बड़े भूस्वामी या लैंडलॉर्ड्स को? ऑप्शन ए, अधिमई, ऑप्शन बी, उज्वार, ऑप्शन सी, वेल्लालर, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो उन्हें अधिमई कहते थे, उज्वार कहते थे, वेल्लालर कहते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़े बड़े लैंड ओनर्स के लिए, लैंड लॉर्ड्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था तमिल में, दैट इज़ वेल्लालर या वेल्लल्ला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ वेल्लालर।
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ड्यूटीज़ ऑफ द सेकंड कमिटी विच मैनेज्ड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविज़न। दूसरी कमेटी, मौर्य काल में सेना के प्रशासन को व्यवस्थित चलाने के लिए 6 कमिटीज़ बनाई गई थी। उसकी दूसरी कमेटी जो थी वो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविज़न को देखने का काम करती थी। तो इनमें से कौन सा काम वो नहीं करती थी जो ट्रांसपोर्ट और प्रोविज़न से या सुविधाओं से रिलेटेड नहीं था? ऑप्शन ए, अरेंजिंग द बुलॉक कार्ट टू कैरी इक्विपमेंट्स, बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना जिसके द्वारा सामानों को ले जाया जा सके। ऑप्शन बी, प्रोड्यूसिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फॉडर फॉर एनिमल्स, सैनिकों के खाना और जानवरों के लिए चारे को ले जाने के लिए। ऑप्शन सी, रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिजन्स टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स, सैनिकों की देखभाल के लिए नौकरों और दासों की या शिल्पकारों की व्यवस्था करना। तो ये तीनों ही काम जो है वो ये सेकंड कमेटी द्वारा किए जाते थे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, ये मैगस्थनीज ने इंडिका में लिखा था कि मौर्य प्रशासन में सेना की व्यवस्था के लिए 6 सब कमिटीज़ बनाई गई थी, तो उसमें से सेकंड कमेटी के कार्यों से संबंधित है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अमोंग द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख प्रशासनिक केंद्रों में से एक नहीं था? ए, तक्षशिला, बी, तोसली, सी, उज्जैनी और डी, मथुरा। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रशासनिक केंद्रों में एक था पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तीसरा तोसली, चौथा उज्जैनी और पांचवा था स्वर्णगिरी। तो मथुरा इनका प्रशासनिक केंद्र नहीं था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, मथुरा। और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 29। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन। उस शासन व्यवस्था का नाम बताइए जिसमें कुछ लोग मिलकर शासन व्यवस्था को चलाते हैं, अकेला कोई पर्सन नहीं चलाता है। उसे क्या कहते हैं? ए, मोनार्की, मोनार्की का मतलब राजशाही, बी, ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही, सी, ओलिगार्की यानी गणतंत्र व्यवस्था और डी, गिल्ड्स या संघ। तो ग्रुप ऑफ मैन द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था है उसे ओलिगार्की या रिपब्लिक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओलिगार्की। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। मैंने सेकंड चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें कंपाइल किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसे ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही दिनों में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और पूरे मन के साथ अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छे अंक लाएंगे। हैव ए गुड डे, गुड बाय, थैंक यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। पसंद, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।